साइंस क्लास 7, टाइम एंड मोशन, यूनिट 2। हेलो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने यूनिट 1 को अच्छे से रिवाइज किया होगा और उसमें दी हुई एक्सरसाइज को भी आपने लिखकर तैयार की होगी। आपको याद है यूनिट 1 में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई थी? हमने आपको पढ़ाया था कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए आज तो हमारे पास घड़ी है, पर पहले के ज़माने में भी लोग टाइम कैलकुलेट करते थे और हमने पुराने डिवाइसेस टाइम कैलकुलेट करने के हमने आपको बताए थे। हमने आपको सिंपल पेंडुलम को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जो टर्म्स यूज होती है आपने अच्छे से रिवाइज कर ली होगी। चलिए हम इसकी एक्टिविटी करते हैं सिंपल पेंडुलम के साथ। करोगे ना आप? चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक्टिविटी आप स्कूल में भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक छोटा सा मेटलिक बॉल, जिसको हम बॉब बोलते हैं। 1 मीटर लंबा धागा चाहिए आपको, एक आयरन स्टैंड चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए। पहले हम सिंपल पेंडुलम को सेट करते हैं। सेट कैसे करते हैं? हम बॉब को टाई अप करते हैं थ्रेड के साथ एक सिरे से, और दूसरे सिरे से हम इसको आयरन स्टैंड में बांध देते हैं। यानी जब हम बॉब को थ्रेड द्वारा आयरन स्टैंड के ऊपर लटकाते हैं तो हमारा सिंपल पेंडुलम तैयार हो गया है। अगर आपका पंखा चल रहा है तो पंखे को स्विच ऑफ करिए, क्योंकि पंखे की हवा इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को बदल देती है। अब क्या करिए, जहां पर पेंडुलम रेस्ट पोजीशन में है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। हम इस पोजीशन को ए मार्क करते हैं। कौन सी पोजीशन को ए मार्क करते हैं? मीन पोजीशन को। अब हम क्या करते हैं, पेंडुलम को मोशन में लाने के लिए पेंडुलम को थोड़ा ऊंचा उठाते हैं। बी पोजीशन पे उठा लिया। अब इस बॉब को छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे बॉब जो है वो स्विंग करना शुरू कर देता है। यहां पर पोजीशन बी जो है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ये पेंडुलम में आप देखेंगे कि बॉब जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करके पहले वो मीन पोजीशन पे आएगी और फिर दूसरी ओर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन सी पे पहुंचने के बाद ये वापस मीन पोजीशन ए की तरफ आती है। यानी कि अब जो है स्विंग जो है वो बिल्कुल हो पा रही है। इसका मतलब कि आपका सिंपल पेंडुलम ठीक से वर्क कर रहा है। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। आपके एक हाथ में स्टॉप वॉच रेडी होनी चाहिए। जब बॉब की एक्सट्रीम पोजीशन बी से छोड़ते हो उस समय स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दीजिए। बॉब एक्सट्रीम पोजीशन बी से स्विंग करना शुरू करता है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन बी से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन सी तक जाती है और जब एक्सट्रीम पोजीशन सी से जब एक्सट्रीम पोजीशन बी तक आती है तो इस सिंपल पेंडुलम ने क्या कंप्लीट किया? उसने कंप्लीट किया है एक ऑसिलेशन को। ऐसे आप ऑसिलेशन काउंट करना शुरू कर दीजिए। जब बॉब ने 20 कंप्लीट ऑसिलेशन कर दिए तब आप स्टॉप वॉच को बंद कर दीजिए। टाइम नोट करिए कि इस 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में सिंपल पेंडुलम ने कितना टाइम लगाया। समझे आप? तो आपने अपने एक्सपेरिमेंट में 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया जो सिंपल पेंडुलम ने लिया था। समझ आया आपको? अब आप यही एक्टिविटी को दूसरी तरह से लेंगे। आप क्या करिए, बॉब को ज्यादा डिस्टेंस या लेसर डिस्टेंस से मीन पोजीशन से छोड़िए। यानी आपने इस एक्टिविटी में बॉब का एम्पलीट्यूड को बढ़ाया या कम किया।
इस एक्टिविटी के लिए भी आप टाइम नोट करेंगे, कितना टाइम लगा 20 कंप्लीट ऑसिलेशन को करने में सिंपल पेंडुलम ने। आपने क्या नोट किया कि जब हमने एम्पलीट्यूड को बढ़ाया या कम किया तो इसके लिए 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। चलिए फिर इस एक्टिविटी को दोहराते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो बॉब लिया था उससे बड़ा बॉब लेते हैं, यानी आपने बॉब के मास को चेंज कर दिया और यही एक्टिविटी दोबारा दोहराई और आपने बड़े हुए मास का बॉब जो लिया आपने, उसके लिए सिंपल पेंडुलम ने कितना टाइम लिया 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। चलिए फिर इसी एक्टिविटी को दोहराते हैं। यहां पर आप जो पेंडुलम की लेंथ थी उसको बदलते हैं, यानी कि अगर आपने पहले 1 मीटर थ्रेड लिया था उसकी जगह पे आप आधा मीटर थ्रेड लीजिए और इसी एक्टिविटी को दोबारा दोहराइए और नोट करिए कि इस पेंडुलम सेटअप के लिए सिंपल पेंडुलम ने कितना टाइम लगाया 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। समझ आया आपको? चलिए अब हम कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं। आपने क्या नोट किया अभी तक? 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? माना ये कि ये t सेकेंड्स है, यानी टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस इज इक्वल टू t सेकेंड्स। पर हमें तो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे? ये निकलेगा t अपॉन 20 सेकेंड्स। कितना निकलेगा? t अपॉन 20 सेकेंड्स। इसके बाद हम इसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हैं। हमने कितनी एक्टिविटीज करी है इसके अंदर? 3 एक्टिविटीज अलग अलग। एक एक्टिविटी में हमने एम्पलीट्यूड को बदला था। कैसे बदला था? बॉब को हमने या तो दूर से या पास से छोड़ा था। दूसरी एक्टिविटी में हमने बॉब के मास को अलग किया था, यानी बॉब जो है भारी लिया था हमने। और तीसरे के अंदर हमने लेंथ जो थी थ्रेड की या स्ट्रिंग की उसको बदली थी। क्या तीनों केसेस के अंदर टाइम पीरियड सेम रहेगा? जब हम तीनों का एक्टिविटीज के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन को देख के हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं देखते हैं। पहला कंक्लूजन, अगर एम्पलीट्यूड घटता है या बढ़ता है टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं होता, यानी टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम remains the same even after the bob is left from a greater or a lesser distance from the mean position. दूसरा ऑब्जर्वेशन, हम देखते हैं कि हमने अगर बॉब का मास बदला भी है, चाहे भारी कर दो चाहे हल्का करो, the time period of the pendulum remains the same even after changing the bob of different masses. पर तीसरा ऑब्जर्वेशन बड़ा सरप्राइजिंग है। अगर आप लेंथ को बदलते हो तो आपका टाइम पीरियड बदल जाता है, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम चेंजेस बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड मास ऑफ द बॉब। और दूसरा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या निकला? द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। यानी सरल शब्दों में टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर। और किस पे डिपेंड नहीं करता? किस पे डिपेंड नहीं करता? एक तो मास ऑफ द बॉब में डिपेंड नहीं करता और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि एम्पलीट्यूड पे। समझ आया आपको? ये एक्टिविटी आपको सेम रिजल्ट देगी, कहीं भी करो कभी भी करो। अपने रिजल्ट्स को मैच करिए और ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप एक्टिविटीज जरूर करेंगे। तो यूनिट ऑफ टाइम, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम टाइम के बारे में जिक्र कर रहे हैं।
टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। इसको हम लिखते कैसे हैं? स्मॉल लेटर एस। टाइम का लार्जर यूनिट कौन से है? वो है मिनट्स और आवर्स। मिनट्स को हम MIN लिखते हैं और आवर्स को हम H लिखते हैं। मिनट्स को कैसे लिखते हैं? MIN। और आवर्स को कैसे लिखते हैं? H से। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, तो आप क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकंड एंड इज रिटन एज S। क्या और भी यूनिट होते हैं टाइम के? बिल्कुल होते हैं। 10 इयर्स को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, 1 डिकेड। 100 इयर्स को यानी 10 डिकेड्स को क्या बोलते हैं? पता ही होगा आपको। जब क्रिकेट में 100 रन बनाते हैं तो क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई है। यानी 100 इयर्स हो तो हम इसको क्या कहेंगे? 1 सेंचुरी। और अगर 1000 इयर्स हो यानी 10 सेंचुरीज हो तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं 1 मिलियनियम। क्या बोलते हैं? 1 मिलियनियम। कंसेप्ट समझ आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि दीवार होती है, कभी मूव करती है? अपने क्लासरूम के आसपास देखिए, बहुत सी चीज नजर आएगी आपको। डेस्क है, बोर्ड है, टेबल है। ये क्या मूव करती है अपने आप? नहीं करती। आपके घर के आसपास भी देखिए, पार्क है, बिल्डिंग्स है, क्या ये मूव करता है? नहीं करता। अपने घर के अंदर देखिए, सोफा है, पंखा है, ये क्या अपने आप मूव कर सकता है? एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं मूव कर सकता। हम कहते हैं ये सभी ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं। When it does not change its position with time or with respect to its surroundings। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे टाइम के साथ या सराउंडिंग के साथ, हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्या आप अपने आसपास 5 चीजें बता सकते हो जो रेस्ट पे हो? आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं तो हम कहेंगे कि आप मोशन में हो। अगर आप एक टेबल को पुश करोगे तो टेबल किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो यहाँ पर भी आप जब क्रिकेट के अंदर बॉल को हिट करते हो तो बॉल जो है वो मोशन में आ जाती है। फुटबॉल के अंदर जब आप किक करते हो बॉल को तो वो भी मोशन में आ जाती है। साइंस में मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ऑब्जेक्ट तब मोशन में कहलाता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ या सराउंडिंग के साथ। तो आपको समझ आ गया कि पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ मोशन क्या होती है। चलिए आपको याद कराते हैं। हमने 6th के अंदर बहुत सारी टाइप की मोशंस पढ़ाई थी। अगर एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन के अंदर यानी स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है, इस मोशन को क्या बोलते हैं? याद कीजिए। बिल्कुल सही है, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन याद आया आपको? चलो एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। एक सर्कुलर गार्डन है और आप गोल गोल घूम रहे हो उस सर्कुलर गार्डन में, तो आपकी मोशन कौन सी है? बिल्कुल सही, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। आप अपने पंखे को देखिए, जब स्विच ऑन करते हो तो पंखा क्या करता है? हम कहते हैं ये रोटेट करना शुरू करता है। इस मोशन को क्या बोलते हैं? इस मोशन को हम
क्या बोलते हैं? इस मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने अभी एक एक्टिविटी करी थी। किसकी करी थी? सिंपल पेंडुलम की। आपने देखा था कि आपने बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन से जब छोड़ते हो तो ये कंटिन्यूअसली स्विंग करना शुरू करता है। इस मोशन को क्या बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा था, याद कीजिए। इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। चलिए अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्लो एंड फास्ट मोशन। आपको रोज सुबह स्कूल जाना होता है। आप अगर साइकिल में जाते हो स्कूल में, या आप स्कूल बस में जाते हो, किस में आप स्कूल जल्दी पहुंचोगे? आप कहेंगे कि मुझे स्कूल जाते हुए अगर मैं साइकिल में जाता हूं या जाती हूं तो ज्यादा टाइम लगता है, स्कूल बस में कम टाइम लगता है। आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए आप कहेंगे कि मैं साइकिल में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि साइकिल जो है स्लो चलती है, और बस में कम टाइम लग रहा है क्योंकि बस फास्ट चलती है। तो ऑब्जेक्ट को स्लो कब कहते हैं और फास्ट कब कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगाता है, हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लगाता है, हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट फास्ट कहलाता है। यानी व्हेन इज द ऑब्जेक्ट सेड टू बी स्लो? एन ऑब्जेक्ट विच टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस is said to be slow. An object which takes a shorter time to cover the same distance is said to be fast. पर आप देखते हो एक ऑब्जेक्ट फास्ट भी मूव कर सकती है एक टाइम पे और स्लो भी मूव कर सकती है। जैसे एक बस है, जब ये एक भीड़ वाले रास्ते पे चलती है तो ये स्लो हो जाती है, जब ये खाली रास्ते पे मूव करती है तो ये फास्ट हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट्स, एक ही ऑब्जेक्ट स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकते हैं। तो इसका पता करने के लिए हमें साइंस के अंदर स्पीड के बारे में मालूम होना चाहिए। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड से हम उस बॉडी का मोशन का पता कर सकते हैं। चलिए इस यूनिट को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा था। हमने एक एक्टिविटी करी थी सिंपल पेंडुलम के ऊपर, और हमने टाइम पीरियड निकाला था ये जानने के लिए कि टाइम पीरियड किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हमने जब एक्टिविटी कंप्लीट करी, हमें मालूम हुआ, नंबर 1, the time period of a pendulum does not depend upon displacement of pendulum from its mean position and also does not depend on the mass of the object. और दूसरा कंक्लूजन निकला था, the time period of pendulum always depend upon the length of the simple pendulum. हमने आगे पढ़ा था concept of rest and motion. An object is said to be at rest when it does not change its position with time or with respect to its surroundings. Motion क्या होता है? An object is said to be in motion when its position changes with time or with respect to its surroundings. और फिर हमने स्लो और फास्ट मोशन के बारे में पढ़ा था। हमें पूरी उम्मीद है कि इस यूनिट को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। इस एक्टिविटी को ज़रूर करिए और इसके बाद इस यूनिट में दी हुई एक्सरसाइज को ज़रूर लिख के सॉल्व करिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप आंसर्स को बहुत बढ़िया तरीके से लिखेंगे और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएंगे।